सो वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 7 इन टेक्स्ट साइटेशन एंड इस चैप्टर का ये फोर्थ लेक्चर है बेसिकली। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल रेफरेंस के बारे में। तो एक तो हमने इंटीग्रल रेफरेंस की बात करी थी और उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे हमने, और फिर नॉन इंटीग्रल रेफरेंस हमने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नॉन इंटीग्रल रेफरेंस से। इन एन नॉन इंटीग्रल रेफरेंस द cited author's name appears in the bracket outside the structure of the sentence in the text and has no grammatical function within that sentence. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नॉन इंटीग्रल रेफरेंस में? पहला चीज तो है कि ऑथर नेम जो है ब्रैकेट में अपीयर होता है, और जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, और सेंटेंस का जो भी स्ट्रक्चर है उसके आउटसाइड, मतलब उसके बीच में नहीं आएगा कहीं भी। तो जहां पे सेंटेंस जो है खत्म हो रहा है वो उसके बाद जो है, जो सेंटेंस का लास्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे ब्रैकेट हमने यूज करा और उस ब्रैकेट में ऑथर का नाम दिया, राइट, इट ऑल, और उसके बाद बोल रहे हैं कि ने ऑथर्स नेम अपीयर्स इन ब्रैकेट आउटसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन द टेक्स्ट एंड हैज नो ग्रामेटिकल फंक्शन विद इन दैट सेंटेंस। मतलब उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए उसमें ग्रामर की जरूरत नहीं, मतलब वो जो ऑथर का नेम जो है वो उसके हिसाब से मुझे इंग्लिश के का ग्रामर ठीक नहीं करना है बेसिकली। ओके, सिर्फ सेंटेंस पूरा करना है और लास्ट में आकर के जो है वो वहां पे ऑथर का नाम डालना है और फिर जो भी डेट, ईयर जो भी है। इफ यूजिंग न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ रेफरेंसिंग, यदि मान लो कि न्यूमेरिकल सिस्टम आप यूज कर रहे हो रेफरेंसिंग का, तो उस केस में ए नंबर अपीयर्स इन द ब्रैकेट्स, उस केस में नंबर अपीयर होगा आफ्टर द रेफरेंस इंफॉर्मेशन, रेफरेंस इंफॉर्मेशन के बाद जो है नंबर अपीयर होगा। एग्जाम्पल बोल रहे हैं 7.6, 7.7 एंड 7.8 shows various ways non-integral references can be used. The first is a single reference. मैं यहाँ पे एक ही रेफरेंस यूज हुआ है, तो इसमें क्या किया इसने, एग्जाम्पल में सेंटेंस खत्म हुआ और सेंटेंस का फुल स्टॉप के पहले जो है वो ऑथर का नाम डाल रहा है कॉमा ईयर। और यहाँ पे एक और चीज नोटिस करना है कि मतलब नोटिस क्या करना है, उसने क्लियर कट लिखा भी हुआ है कि इस ऑथर का जो भी यहाँ पे नाम और ईयर जो भी आ रहा है इसका इंग्लिश के ग्रामर से, मतलब इस सेंटेंस में के ग्रामर से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब इट इज नॉट गोइंग टू प्ले, ऑथर्स नेम इज नॉट गोइंग टू प्ले इन द सेंटेंस एज ए लाइक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वट एवर इट इज, राइट। वो उसका पार्ट, सेंटेंस का पार्ट नहीं बन रहा है वो। ओके, the second type of non-integral reference is a piece of information, right, attributed to more than one source. मतलब इस केस में क्या है कि जो भी रेफरेंस जो है वो वहां पे क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे दे रहे हो वो इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही ऑथर ने नहीं बोला, और भी ऑथर्स ने बोला होगा, मतलब सेम सिमिलर टाइप की बात ही करी होगी। तो उस केस में सेकेंड टाइप ऑफ नॉन इंटीग्रल रेफरेंस जो है, इट इज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूटेड टू मोर देन वन सोर्स, मतलब एक से ज्यादा सोर्स से लिया गया है वो इंफॉर्मेशन। तो उस केस को जनरलाइजेशन बोलते हैं, एक जनरलाइजेशन वर्ड भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया रोल रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स of organizational commitment are also discussed in terms of job scope or challenge, role conflict and role ambiguity। और उस केस में ये जो इंफॉर्मेशन जो है उसको वो दोनों ही आर्टिकल में अपीयर हुआ, जैसे माउडे एट ऑल इन 1982 और एलन एंड मेयर 1990 में। ओके, सो एक से ज्यादा रेफरेंस है, मतलब सेम बात को बोलने वाले ऑथर जो है मोर देन वन है। Now, example 7.8 illustrates a sequence of non-integral references with a range of findings or viewpoints being attributed to different authors. अब यहाँ पर भी क्या है कि ये भी इसमें भी बोल रहे हैं एक सीक्वेंस ऑफ नॉन इंटीग्रल रेफरेंस है,
राइट, एक ही रेफरेंस नहीं है, मतलब बेसिकली सीक्वेंस है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे और क्लियरिटी आएगी। जो बोल रहा है पहले तो सीक्वेंस ऑफ नॉन इंटीग्रल रेफरेंस है और विथ ए रेंज ऑफ फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स भी और व्यू पॉइंट्स भी लोगों के अलग अलग हैं, मतलब वो सेम नहीं है, सेम फाइंडिंग्स भी नहीं है, सेम व्यू पॉइंट्स भी नहीं है। एंड एट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट, मतलब अलग अलग ऑथर्स ने बोला भी, अलग अलग ऑथर्स के व्यू पॉइंट्स अलग हैं, अलग अलग ऑथर्स के फाइंडिंग्स अलग हैं, लेकिन एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अदर नोटेबल इफेक्ट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ होगा क्या, पता नहीं, कुछ इफेक्ट्स ऑफ, ठीक है मान लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, अच्छा ये ब्रैकेट में दिया हुआ ऑफ, हाँ ठीक है, ब्रैकेट दिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इंक्लूड जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिस्ट्रस्ट। अब देखो जॉब सेटिस्फेक्शन और डिस्ट्रस्ट से रिलेटेड जो बात करी बेटमैन एंड स्ट्रेसर ने करी 1984 में। फिर कोमा बोल रहे हैं ए डिक्लाइन इन मोटिवेशन भी एक रीजन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होने का, राइट। उस बात को जो मोटिवेशन जो डिक्लाइन हो रहा है के कारण होता है, उसने दूसरे ने बोले ऑन पोर्टर एंड स्टीयर्स 1982 में। फिर एक और ऑथर ने विनेट एंड डर्किन 2000 में बोले। फिर उसके बाद कोमा दे रहे हैं, फिर बोल रहे हैं अब्स्टेंसिज्म, मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं करना, वो भी एक रीजन हो सकता है। जैसे मान लो कोई मीटिंग बुलाई और उसमें दूसरे आदमी जो है पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, तो उस समय ऑर्गेनाइजेशनल चेंज लोग करते हैं। तो इस रीजन के चलते एब्सेंट होने के कारण जो चेंज करने की बात करी वो दो ऑथर ने करी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के कारण ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होते हैं। उसकी बात जो हेल्थ वाले एस्पेक्ट को दूसरा आदमी बोल रहा है, एक अलग ऑथर बोल रहा है। फिर उसी तरह से यूनियन इश्यूज एंड जॉब सिक्योरिटी, जॉब इनसिक्योरिटी, यूनियन इश्यूज जो कोई लोग यूनियनबाजी करते हैं और उसमें जॉब इनसिक्योरिटी जो लोगों को होती है उसके चलते भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आते हैं, राइट। तो अलग अलग ऑथर ने बोली, सबके अलग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज जो होते हैं वो कई तरह से हो सकते हैं और हर किसी का एस्पेक्ट अलग अलग है। तो मान लो कि 5 डिफरेंट पॉइंट्स हो गए और पांचों डिफरेंट पॉइंट्स के इन्वेस्टिगेशन जो था 5 या 6 या 7 अलग अलग ऑथर्स ने किया, ठीक है। The use of a non-integral reference is a way of emphasizing the idea, theory or finding rather than the person who is being attributed with saying it। मतलब बेसिकली जब भी आपको नॉन इंटीग्रल रेफरेंस जो है वो वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें कोई आइडिया को इम्फेसाइज करना होता है, मतलब जिसने बोला उसको इम्फेसिस नहीं दे रहा है। देखो जिसने बोला यदि उसको इम्फेसिस करना होगा, उसको यदि आपको इम्फेसाइज करना तो उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके ही पर्सन, मतलब दैट पर्सन हैज टोल्ड। तो वहां पे सबसे ज्यादा वेटेज किसका, पर्सन का है। यहाँ पे आइडिया का है कि मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेज हो रहे हैं वो उसके 5 डिफरेंट रीजंस है। मोटिवेशन है, जैसे उसने एब्सेंटिज्म है, जॉब्स इनसिक्योरिटी है, ऐसे ऐसे करके उसने लिस्ट किया। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वहां पे आइडियाज का रोल है और इसलिए ब्रैकेट में ऑथर के नाम दे दिए, तो वो चीज इम्फेसाइज हो रही है वहां पे। तो इस टाइप की चीजें जब भी आपको आइडिया और थ्योरी या फाइंडिंग्स को इम्फेसाइज करना है तो आप नॉन इंटीग्रल रेफरेंस यूज करेंगे, राइट। और यदि पर्सन को इंपॉर्टेंस देना है तो उस केस में आपको इंटीग्रल रेफरेंस यूज करना चाहिए। The 3 examples of non-integral references provided all illustrate the way source information is brought into the foreground rather than the cited author। मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसको आदमी हाईलाइट कर रहा है, किसने साइट करा उसको नहीं। तो फोरग्राउंड में कौन आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन जो आ रहा है। आप पढ़ोगे भी ना कोई भी चीज, वैसे भी बोल के भी पढ़ो तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे। जैसे मान लो कि मैं अभी कैसे पढ़ रहा था, इंट्यूटिवली पढ़ रहा था, तो इंट्यूटिवली मैंने कैसे पढ़ा,
वो जब आइडिया को पढ़ रहा था ना और बोल रहा था कि ये ऑथर ने किया होगा, लास्ट में पहले में तो एक आध दो बार नाम भी बोला उसका, और लास्ट में जाते जाते नाम को छोड़ दिया। हमने बोला अच्छा ये डिफरेंट ऑथर ने बोला, इस बात को और डिफरेंट ऑथर ने बोला, इस बात को और किसी डिफरेंट ऑथर ने बोला, सो लाइक दैट। ओके, सो वहां पे इंट्यूटिवली भी आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्या इंपॉर्टेंट है, आइडिया इंपॉर्टेंट है। दिस टेक्निक ऑल्सो enables the writer of the thesis or digitations to give the impression that he or she is in control of the content being cited. See chapter 9। अभी बोल रहा है दिस टेक्निक, मतलब जो इंटीग्रल रेफरेंस, नॉन इंटीग्रल रेफरेंस की जो टेक्निक जो है, व्हाट इट इनेबल्स द राइटर ऑफ द थेसिस और डिजिटेशन, मतलब जो भी लिख रहा है वो, उसको ये पावर देता है टू गिव इंप्रेशन दैट ही और सी इज इन कंट्रोल ऑफ द कंटेंट बीइंग साइटेड। मतलब कि जो आइडिया है उसको वो इंपॉर्टेंस देता है, मतलब उसको वो ज्यादा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ समथिंग एल्स, तो मैं किसके कंट्रोल में हूं, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैं दूसरे के कंट्रोल में हूं। यू गॉट इट। सो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि राइटर और जो थेसिस, जो डिजिटेशन जो भी लिख रहा है वो ही इज इन कंट्रोल ऑफ द कंटेंट बीइंग साइटेड, मतलब आइडिया, ये बात की बात बोल रहा है। और सी चैप्टर 9, मतलब चैप्टर 9 में और डिटेल्स जो है इसके बारे में बताना, मतलब डिस्कस करेगा वो आगे चल के कि आपको किन चीजों को हाईलाइट करना है, तो वहां पे कैसे रेफरेंस प्रोवाइड करना है, लाइक दैट में भी हो सकता है कि और इलेबोरेशंस मिले हमें 9th चैप्टर में। बट फॉर टाइम बिंग इट सेज हियर कि आइडिया को जब भी एम्फसाइज करना है तो आपको नॉन इंटीग्रल रेफरेंस यूज करना चाहिए। The writer is using the source material to structure and support his or her own argument, and by acknowledging the author in non-integral reference, he or she is reducing the risk of text being dominated by the cited author। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो ऑथर जो है वो क्या यूज कर रहा है, अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए यूज कर रहा है ना उसके इंफॉर्मेशन को, राइट। तो इसलिए वो बोल रहा है कि जो ऑथर को, मतलब उसको मेन हाईलाइट करना है इंफॉर्मेशंस, तभी तो आर्गुमेंट हो जाकर के उसका प्रॉफिट होएगा ना। किसने लिखा वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आर्गुमेंट में। यदि आर्गुमेंट में पर्सन इंपॉर्टेंट होगा तब तो हम इंटीग्रल लेकर के आएंगे, लेकिन चूंकि आर्गुमेंट में आइडियाज मेरा इंपॉर्टेंट है, ये आइडिया मिलकर के तब जाके एक कोई बात बन रही है, तो इसको एम्फसाइज करना, यदि आइडिया को हमें एम्फसाइज करना है तो उस केस में हम नॉन इंटीग्रल यूज करेंगे। दैट्स व्हाट इट सेड। सी द राइटर इज यूजिंग सोर्स मटेरियल, मतलब जो भी मटेरियल उठा रहा है, टू स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट हिज और हर ओन आर्गुमेंट, अपने आर्गुमेंट को वो स्ट्रक्चर दे रहा है, एक तरीके से बोल रहा है, मतलब एक के बाद ऐसे करके बोल रहा है, अरे हर ओन आर्गुमेंट, अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है। एंड बाई एक्नॉलेजिंग द ऑथर, और लास्ट में जाके ब्रैकेट में उसका रेफरेंस भी दे रहा है, तो उसका नाम तो दे ही दिया, तो बाई एक्नॉलेजिंग द ऑथर इन नॉन इंटीग्रल रेफरेंस, ही और सी is reducing the risk of text being dominated by the cited author। मतलब उसमें वो क्या कर रहा है, जो knowingly और unknowingly ऐसा हो सकता है कि cited author ही प्रोमिनेंट होकर के आ जाए, तो वहां पे ये रिस्क नहीं है, क्योंकि नॉन इंटीग्रल रेफरेंस में सिर्फ आइडिया जो है वो ही जाकर के फोरग्राउंड में आ रहा है और एम्फसाइज हो रहा है। आपको समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा है? ओके। Sometimes the use of non-integral references can create confusion, as it may not be clear how much of the preceding text should be attributed to the authors being cited। इसमें एक बात बोल रहा है, sometimes the use of non-integral reference जो है can create a confusion, वो एक confusion create कर सकता है, as it may not be clear how much of the preceding text should be attributed to the authors being cited। मतलब ऑथर ने एक्चुअली क्या होता है कि जहां से सपोज करो कि एक कोई टेक्स्ट पढ़ा, किसी ने लिखा हुआ है, तो उसमें हो सकता है कि उसने बहुत सारी बात बोली हो, तो उसमें से कितना इंफॉर्मेशन लेना है वो समटाइम्स कंफ्यूजन होता है।
कि हम उस ऑथर का साइट कर रहे हैं, नाम डाल रहे हैं, तो उसमें से उसका कितना इंफॉर्मेशन लेना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सारे इंफॉर्मेशन लें, हमें सिर्फ उतनी ही बात रखनी है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो जो नॉन इसके जस्ट प्रीवियस स्लाइड में जहाँ पे उसने नॉन इंटीग्रल रेफरेंस में दिया था ना आइडियाज का, कि ऑर्गेनाइजेशन में ये इस कारण से चेंज हो रहे हैं, तो किसी ने यदि जॉब इनसिक्योरिटी और यूनियन बाजी की बात करी, तो हो सकता है कि उस ऑथर ने और भी कोई बात करी हो, रीजन बताया हो ऑर्गेनाइजेशन चेंज की, लेकिन हमने सिर्फ उसकी बात कौन सी उठाई, यूनियन वाली और जॉब इनसिक्योरिटी की। तो मतलब कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि उसकी और भी बातों को उठा के इसमें डालें या नहीं डालें, ये क्लियरिटी समटाइम्स डेवलप नहीं हो पाती है। दैट्स व्हाट ही सेज। In example 7.8, we can see how writer carefully attributes each idea to a specific author or authors, thus avoiding any confusion. अब 7.8 में वो जाकर के देखो, इसके बाद जो हेडिंग दे रहा है डिसिप्लिनरी डिफरेंस इन रेफरेंस टाइप, मतलब बेसिकली इंटीग्रल रेफरेंस एंड नॉन इंटीग्रल रेफरेंस जो है वो एक स्टडी है जो किसी ने कंडक्ट करी है, वो उसके डिफरेंस को दिखा रहा है कि जैसे बायोलॉजी में कितने परसेंटेज जो है नॉन इंटीग्रल लोग साइट करते हैं, रेफरेंस साइट करते हैं, और इंटीग्रल रेफरेंस कितने साइट करते हैं। तो इस तरह से ये टेबल दिया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी का दिया इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने जो स्टडी जो करी की हेलैंड ने, उसमें क्या दिया कि उसने एग्जामिन किया साइटेशन जो है वो 80 पब्लिश्ड जर्नल आर्टिकल्स में से, 80 आर्टिकल्स लिया फ्रॉम 8 डिफरेंट डिसिप्लिन से, 8 ये डिफरेंट डिसिप्लिन थे, बायोलॉजी टू फिलॉसफी, और इसमें से हर में से जो है उसने क्या किया, 1 आर्टिकल उठाया, एक जैसे 8 डिफरेंट डिसिप्लिन जो था ना, ऐसे करके हर डिसिप्लिन से वो दिया 1 आर्टिकल वेर टेकन फ्रॉम 10 लीडिंग जर्नल्स, 10 लीडिंग जर्नल्स में से एक आर्टिकल उठा लिया, राइट। तो एक फील्ड से 10 निकाले, और उस तरह से टोटल जो है 8 डिफरेंट फील्ड थे तो 80 जर्नल्स निकाले, और उसमें से उन्होंने साइटेशंस देखा कि कितने परसेंट जो है नॉन इंटीग्रल मेथड से लोग साइट कर रहे हैं और कितने जो है इंटीग्रल मेथड से साइट कर रहे हैं। उसी का ये टेबल दिया हुआ। यदि ये टेबल के स्टैटिस्टिक्स देखी जाए तो ये बोल रहा है कि इन ऑल डिसिप्लिन विथ द एक्सेप्शन ऑफ फिलॉसफी, एक फिलॉसफी को छोड़ दें तो नॉन इंटीग्रल रेफरेंसेस आर मोर कॉमन, ज्यादातर लोग जो है वो नॉन इंटीग्रल रेफरेंस को साइट करते हैं। देखो यहां पे देखोगे, यदि फिलॉसफी में देखोगे तो इसमें बहुत कम है, 35%। इसमें सबसे ज्यादा किसका है, इंटीग्रल का साइटेशन है। बाकी में देखो सबसे ज्यादा ये हर वैल्यूज इससे ज्यादा है इसमें। तो अदर एरिया में एक्सेप्ट फिलॉसफी, बाकी 7 डिफरेंट एरिया जो है, बायोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मार्केटिंग है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक है और सोशियोलॉजी में, इन 7 फील्ड में सबसे ज्यादा लोग नॉन इंटीग्रल रेफरेंस जो है वो साइट करते हैं। ओवरऑल द परसेंटेज ऑफ नॉन इंटीग्रल साइटेशंस जो है वो आर हायर इन साइंस एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। साइंस और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में भी देखोगे तो ये है आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हो गया, साइंस और इंजीनियरिंग तो ये पूरा मिला दिया ना यहाँ तक, ये 3 का। यदि आप साइंस और इंजीनियरिंग का देखोगे तो ये आपके फील्ड बन जाएंगे, बायोलॉजी वाला बन गया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो गया, फिजिक्स हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, राइट। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखोगे तो 90%, यहाँ पे देखो तो ये 90%, 90, 84, 83, 71, राइट। तो ओवरऑल यही लिख रहा है कि ओवरऑल द परसेंटेज ऑफ नॉन इंटीग्रल साइटेशंस आर हायर इन साइंस एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन देन इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में देखोगे तो लिंग्विस्टिक आ जाएगा और सोशोलॉजी आएगी,
राइट। तो यहाँ पे 65-64% का है। ह्यूमैनिटी में ये फिलॉसफी वगैरह ह्यूमैनिटीज में ही आ जाएगी। तो इनके परसेंटेज जो है देखो 65 से सारे एबव हैं, 70s एबव है बेसिकली। ओके, सो नॉन इंटीग्रल रेफरेंस लोग ज्यादा साइट करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, नॉन इंटीग्रल रेफरेंस का साइटेशन जो है साइंस और इंजीनियरिंग में ज्यादा है। इसका मतलब साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड में लोग आइडियाज को सबसे ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, करेक्ट। और ह्यूमैनिटीज या फिलॉसफी में सबसे ज्यादा वेटेज जिसने जो फिलॉसफी दी उसको ज्यादा, ऑथर को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है। इम्फेसिस जो है वो ऑथर है फिलॉसफी में, ठीक है। आगे चलो। Of course, it is important to note that this research was based on journal articles and not doctoral thesis or master dissertation. However, the findings give an indication of the ways that established authors in academic discipline integrate source materials into their writing, thus showing the convention which tends to be adhered in the field. मतलब ये बोल रहा है कि ठीक है, ये कोई डिजिटेशन और थेसिस से नहीं उठाया है ये डेटा जो है हमने जर्नल आर्टिकल से उठाया, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि इस टाइप के एकेडमिक फील्ड में सबसे ज्यादा लोग जो है इंटीग्रल साइट करते हैं कि नॉन इंटीग्रल करते हैं। तो यदि ज्यादा लोग नॉन इंटीग्रल के साइटेशंस करते हैं तो हमें भी नॉन इंटीग्रल के साइटेशंस को फॉलो करना चाहिए। दैट्स व्हाट इट मीन्स टू। अब टाइप ऑफ साइटेशंस क्या क्या है, तो there are 4 main citation patterns हैं, as well as the distinction between integral and non-integral reference. It is also important to stress that there are different types of citations. A summary, उसमें कौन कौन सा, एक summary है, generalization है, and a short और long direct quotation है। जो citation वो कैसे कैसे हो रहा है, एक तो summary हो रहा है, generalizations है। जनरलाइजेशंस में वही था ना कि एक ही कॉन्सेप्ट है और कई लोगों ने बोला, राइट। और शॉर्ट या लॉन्ग कोटेशंस, मतलब डायरेक्ट ले लिया और कोटेशंस में डाल दिया। ऑल ऑफ विच कैन बी प्रेजेंटेड इन टेक्स्ट विथ आइदर एन इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल रेफरेंस, वो किसी भी तरीके से डाला जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस 4 मेन पैटर्न्स आर गिवन इन एग्जाम्पल 7.9 to 7.12। यहाँ पे दे रहा है एग्जाम्पल 7.9 जो है वो समरी का बता रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा है कि समरी में समरी का साइटेशंस कैसे है। इन एग्जाम्पल 7.9 द राइटर हैज समराइज्ड इन हिज ओन वर्ड्स ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेगनर एंड विटेली, इन दिस केस विथ एन इंटीग्रल रेफरेंस, विथ एन इंटीग्रल रेफरेंस से, राइट। अब ये बोल रहा है also see example 7.2 to 7.6 above, मतलब वहां पे इंटीग्रल रेफरेंस के लिए बोल रहा है। ओके, यहाँ पे बोल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, several research programs had challenged the assumptions that intentions are important cause of behavior, for example Wagner and Whitley, यहाँ पे आ गया, propose that the subjective experience of intentions causing behavior is an illusion। मतलब यहाँ पे देखो इंटीग्रल में इसको क्या क्या एक तरह से सब्जेक्ट बना दिया ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसका नाम दे दिया, फिर लिखता है कि propose that the subjective experience of intention जो है causing behavior जो है वो एक illusion है, is an illusion। मतलब यहाँ पे देखो अपोजिट बोल रहा है ना। पहले ने बोला कि सेवरल रिसर्च प्रोग्राम जो है वो दिखाया कि एजम्पशन जो है कि इंटेंशंस जो है वो इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बिहेवियर है, कि आदमी का जो इंटेंशन है उसके ऊपर उसका बिहेवियर डिपेंड करता है। ये क्या मतलब हुआ, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, देखना है। सेवरल रिसर्च प्रोग्राम हैव चैलेंज, हाँ ठीक है, चैलेंज द एजम्पशन, इसको चैलेंज किया है। मतलब चैलेंज मतलब उससे एग्री नहीं करते कि भाई कि इंटेंशन ही जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बिहेवियर है। मतलब आदमी का बिहेवियर जो होगा उसके इंटेंशंस पे डिफाइन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
इसको कई लोगों ने चैलेंज किया, उसमें एक एग्जांपल दिखा दिया कि इस ऑथर ने प्रपोज दैट द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इंटेंशंस कॉजिंग बिहेवियर जो है वो किसी का ऐसा भी है कि उसके अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस किसी का हो सकता है कि जितने लोगों को उसने सैंपल लिया या जो भी स्टडी करी उसमें उसको लगा कि ठीक है इतने लोगों के इंटेंशनली उन्होंने ऐसा बिहेवियर शो किया, उसका हो सकता है, बट एक इल्यूजन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो जो बात बोल रहा है वो एक्चुअली उसके पीछे उसका इंटेंशन ही हो वैसा। ओके, बिहेवियर के कारण और भी हो सकते हैं। In example 7.10, the writer has summarized in his own words the information about a field of research which is attributed to different groups of researchers. देखो पहली चीज ने पहले वहां का मैं समराइज करना चाहता हूँ। देखो समरी भी जब लिख रहे हो ना, मान लो कि पूरा टेक्स्ट आपने पढ़ा और फिर आप जाकर के समरी लिख रहे हो, तो समरी में भी आप रेफरेंस डाल सकते हो, वो उसका एग्जाम्पल था। समझ में आया? अब वही बोल रहा है कि जनरलाइजेशंस करोगे तो कैसे आप वहां पे रेफरेंस डालोगे। ओके, जनरली हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं ना, लेकिन जो मान लो कि कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और समरी में भी रेफरेंस दिया जा सकता है। इन एग्जांपल 7.10, the writer has summarized in his own words information about a field of research which is attributed to different groups of researchers. Two extracts are given below in example 7.10. The first example of generalization is interesting because the reference to Barg and colleague appears as both an integral and non-integral reference. ठीक है, इसमें बोल रहा है कि अब दो टेक्स्ट का उसने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, जहां पे बोल रहा है कि उसने बेसिकली उसने जनरलाइज किया है स्टेटमेंट को, और वहां पे जाकर के वो इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल रेफरेंस जो है वो दोनों ही प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए वो एग्जांपल दे रहा था। जैसे यहाँ पे दिया, देखो ये बन गया इंटीग्रल रेफरेंस, हाँ, एंड वेटली पॉइंटेड टू एन इन्फ्लुएंशियल प्रोग्राम ऑफ रिसर्च बाय वार्ग एंड कलीग, एग्जाम्पल ये दे दिया उसका नाम, राइट। यहाँ पे नॉन इंटीग्रल आ गया, राइट, ये कई लोगों का आ गया, विच सजेस्ट दैट behavior is determined by mental process that are put into motion by features of the environment and that operate outside of conscious awareness and guidance. In sum, whereas several models of health and social behavior assume that intentions cause behavior, recent research into automatic behavior and the illusion of conscious posts little or no causal role for intentions. Basically यहाँ पे देखो, जो जैसे मान लो कि मैंने एक रिसर्च किया, और जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि वो इस टाइप का ग्रुप का होगा तो सब पे लागू होता है। जैसे मशीन लर्निंग में भी हम लोग का जनरलाइजेशन तभी बोलते हैं कि ये जनरलाइजेशन इसका बहुत अच्छा है, मतलब जो हमने प्रिडिक्ट किया एक सैंपल डेटा से, तो रियल लाइफ में भी जो डेटा आएगा उस पर भी ये लागू होगा, मतलब वहां पर भी उसी करेक्टनेस उसी एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ऑथर जो है बेसिकली इस सेंटेंस में, अब ध्यान से अपने बैठ आप देख करके पॉन्डर कर सकते हो, उसमें ये बताना चाह रहा है उसने रिसर्च किया, ये पर्टिकुलर एक बात बताई इतने ऑथर ने, और उसको जनरलाइज कर रहा है कि बाकी जगह भी वो ट्रू होगा। और यहाँ पे उसने दोनों ही रेफरेंस यूज करे हैं, एक इंटीग्रल भी किया और नॉन इंटीग्रल भी किया। यहाँ पे दूसरा दिया कि यूटिलाइजेशन हाइपोथेसिस दिया यहाँ पे, हार्ली एंड डेरेनोस्की 1983, हेली ओलिवर और किसी का भी नाम दिया, आर्ग्यूज दैट रैपिड परसेप्शन ऑफ द वर्ड एज ए यूनिट इंटरफेरेंस विद द परसेप्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट। मतलब यहां पर भी एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया, लेकिन वो हाइपोथेसिस किसने दिया वो उसकी बात कर रहा है,
आप समझ रहे, इसने हाइपोथेसिस दिया लेकिन आर्ग्यूज दैट, तो ये लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, लेकिन जनरलाइजेशन क्या है कि रैपिड परसेप्शन ऑफ वर्ड एज ए यूनिट इंटरफेयर्स विद द परसेप्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट। आप समझ पा रहे हो कि ये स्टेटमेंट ऐसा है कि इस आदमी ने बोला, लेकिन ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, मतलब कि सब लोगों पे लागू होता है। हाँ, इस करेक्ट। तो यदि मान लो कि इस तरह का जब साइटेशन जो होता है वो आएगा आपका जनरलाइजेशन में। वो जब लिखोगे ना कोई भी चीज, जो वर्ड को, वहां पे पता चलता है कि हम मैं ना ऐसा लिखना चाहता हूं, हाँ हमको कहाँ पे यूज करना है, उसको कैसे लिखना है, ये सारे एग्जाम्पल्स ना वो समझ आएंगे और ये टर्म्स याद रहेगा तो हमें काम आएगा, राइट। It is less common for combined attribution to be introduced by an integral reference, because when making a generalization in this way, the intention is usually to emphasize the cited information as opposed to the cited author. आप समझ रहे हो, ये बोल रहा है कि it is less common for combined attribution to be introduced by an integral reference, because when making a generalization in this way, the intention is usually to emphasize the cited information. जब भी जनरलाइजेशंस करते हो तो साइटेड इंफॉर्मेशन जो है उसको हम लोग ज्यादा वेटेज देना चाहते हैं एज अपोज टू द ऑथर, क्योंकि आइडिया ही तो बता रहे हैं ना कि ये सबके साथ लागू होगा, करेक्ट, ओके। इट इज ऑल्सो मोर reader friendly to group a sequence of author's name in a brackets outside the structure of a sentence as a list of author's name within a sentence in a text tends to be distracting। मतलब बोल रहा है कि ये भी अच्छा होता है कि अब देखो यहाँ पे जहाँ पे आइडिया को हमें एम्फेसाइज करना है तो उस केस में हम क्या यूज कर रहे हैं, नॉन इंटीग्रल यूज कर रहे हैं। तो नॉन इंटीग्रल में ऑथर का नाम जो आइडिया तो एम्फेसाइज हो ही गया, और ऑथर के नाम जहां पे नाम भी आ रहा है तो सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, फिर आप कॉमा कॉमा देकर के सबका नाम लिख सकते हो, राइट। और वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि आप यदि इंटीग्रल की तरह यूज करते तो कौन इंपॉर्टेंस हो जाता, ऑथर हो जाता, लेकिन आपका पर्पस क्या था, आइडिया को एम्फेसाइज करना। तो उस केस में नॉन इंटीग्रल रेफरेंस जो है वो ज्यादा बेहतर है, ओके, ठीक है। मतलब यहां पे पहले वाला लाइन में बोला कि ये लेस कॉमन है कि दोनों ही चीजें एक साथ जोड़ करके बोले, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल मिल के बोले, दोनों मिला करके हम बात करें, ये लेस कॉमन है। और क्योंकि जनरली जो होता है वो आइडिया को हम लोग एम्फेसाइज करते हैं, तो उस केस में आपको नॉन इंटीग्रल रेफरेंस यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। इन एग्जाम्पल 7.11 the author has quoted the exact words from the source text and placed them within quotation marks. Because the quotation is short, it has been embedded within the text. The first part of the citation shown below is in fact a paraphrase or summary information from the source text, and the direct quotation comprises only a small number of exact words from the original. The page number is mentioned because it is a direct quotation. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 7.1 का जो एग्जाम्पल दे रहा है वो एग्जाम्पल किसका है, शॉर्ट डायरेक्ट कोटेशंस का है, ओके। तो यहाँ पे देखोगे तो ये डबल कोट में दिख रहा है, ये अनकॉन्शियस मैकेनिज्म ऑफ द माइंड, एक छोटा सा कोटेशन है, और ये वर्ड जो है वो इस पेज नंबर पे है, राइट, और इस ऑथर ने बोला, तो इसी ऑथर का लिखा हुआ है, एग्जैक्टली आप छोटा सा पार्ट उठा करके डाल रहे हो, ओके। अब यहाँ पे बोला बिकॉज कोटेशन इज शॉर्ट इट इज एम्बेडेड इन द सेंटेंस, पूरा सेंटेंस में ही डाल दिया, नहीं तो हो सकता है कि आप एक अलग सेंटेंस भी बना करके डाल सकते थे, पूरा का पूरा सिर्फ कोटेशन ही डालते, लेकिन ये सेंटेंस के अंदर ही कोटेशन है, इसलिए है क्योंकि ये छोटा कोटेशन है, बहुत ही छोटा है, ओके। The first part of the citation shown below is in fact a paraphrase or summary of information from the source text. मतलब ये वाला पार्ट जो है उसने समरी ले लिया,
इंफॉर्मेशन का, और लास्ट वाला पार्ट तो उसने कोटेशन यूज कर लिया, कोटेशन यूज करा, उसमें जाकर के पेज नंबर दे दिया कि किस पेज नंबर से उसने जाकर के उठाया था, और इसके पहले वाला, यहाँ से पहले वाला ये सारा इंफॉर्मेशन समराइज्ड इंफॉर्मेशन है उसी टेक्स्ट का, जो ये ऑथर, इस ऑथर ने जो लिखा था। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। द फोर्थ साइटेशन टाइप जो है, शॉर्ट हो गया, long direct quotation. See example 7.12. Because the quotation is long more than 2 lines, it is intended single spaced and separated from the main text. ठीक है, इसको क्या कर दिया, सिंगल स्पेसिंग कर दी, थोड़ा अलग भी दिखेगा, राइट, सिंगल स्पेसिंग एंड सेपरेटेड फ्रॉम द मेन टेक्स्ट, मेन टेक्स्ट से भी अलग कर दिया, अलग दिखे ये पेज नंबर इज इंक्लूडेड, यहाँ पे पेज नंबर भी दिया, page number is included because it is a direct quotation using the exact word of the original. ठीक है, in the most discipline, if you separate and single space a long quote from the main body of the text in this way, you do not need quotation marks to indicate it is a direct quotation. मतलब ये बोल रहा है कि यदि ऐसा आप यूज कर रहे हैं, सेपरेट कर दिया आपने, तो यहाँ पे डबल कोट नहीं देने की जरूरत नहीं है, ये बोल रहा है। देखो यहाँ पे, इन मोस्ट डिसिप्लिन इफ यू सेपरेट एंड सिंगल स्पेस ए लॉन्ग कोट, एक लॉन्ग कोट को सिंगल स्पेसिंग, सिंगल है उसका, डबल स्पेसिंग में नहीं यूज कर रहे, फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, मतलब मेन बॉडी ऑफ टेक्स्ट डबल स्पेसिंग में है, इसको सिंगल स्पेस में कर दिया और अलग पैराग्राफ बना दिया बेसिकली, तो उस केस में बोल रहा है यू डू नॉट नीड कोटेशन मार्क्स टू इंडिकेट कि इट इज ए डायरेक्ट कोटेशन है, right? It is recommended that you check the convention and expectation of your discipline with respect to the maximum length of quotation that may run on in the main body of the text and the precise layout of longer quotations which are separated from the main text. बोल रहा है कि दो चीज, जिस भी आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहां का कन्वेंशन देख लीजिए कि कितना लंबा जो है लेंथ रख सकते हैं कोटेशंस का, पहली चीज कितना लेंथ तक रखा जा सकता है, और दैट मे रन ऑन मेन बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, वो मेन बॉडी के टेक्स्ट में वो जा सकता है, एंड द प्रिसाइज लेआउट, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए लॉन्गर कोटेशंस का, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन टेक्स्ट, और यदि जब मेन टेक्स्ट से वो अलग होएगा कोटेशन तो उसका लेआउट क्या होना चाहिए, लेआउट मतलब इटैलिक में होना चाहिए, सिंगल स्पेसिंग होना चाहिए, जैसे उसमें दिखा है ना, राइट, कि सिंगल स्पेस में दिया, डबल कोट में रखने की जरूरत नहीं है, किसी डिसिप्लिन में लोग रखते हैं, किसी डिसिप्लिन में नहीं रखते हैं, तो आपके डिसिप्लिन में जो भी कन्वेंशन यूज होता है वही कन्वेंशन यूज करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट दैट द डायरेक्ट कोटेशन शुड बी पर्टिकुलरली pertinent to the topic under discussion, you can make use of ellipsis mark. यहाँ पे 3 ही डॉट डालते हैं, ये बात का ध्यान रखना, 3 से ज्यादा डॉट नहीं डालते हैं, to show that you have omitted words from the original text. मतलब इसका मतलब इसके पहले कुछ ऐसा टेक्स्ट था जिसको आपने हटा दिया, जैसे हम लोग भी लेटर लिख रहे थे तो पहले डॉट डॉट डाल के फिर कि मतलब पहले भी कुछ बात है, हम इसके बाद का ये बात बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, you have to show that you have omitted words from the original source and parentheses or brackets to show you are adding words which ensure the direct quote blends with your own text smoothly. वो बोल रहे हैं कि आप उसमें भी अपना कोई वर्ड डालना है, उसका कोई मीनिंग कहीं पे एक्सप्लेन करना है, तो उस केस में आप पैरेंथेसिस यूज कर लो या ब्रैकेट यूज कर लो, टू सो दैट यू आर एडिंग वर्ड्स, आप खुद ऐड कर रहे हो, विच इंश्योर्स द डायरेक्ट कोट जो है, जो डायरेक्ट कोट के साथ हम क्या ब्लेंड कर रहे हैं, डायरेक्ट कोट ब्लेंड्स विथ आवर ओन टेक्स्ट, हमारा भी अपना टेक्स्ट भी उसके साथ मिला हुआ है स्मूथली, स्मूथली मतलब उसके साथ ही वो चल रहा है साथ साथ। ओके, drawing again on the research cited by Helen 2004, we can observe disciplinary difference in the use of 4 main citation patterns. ये चारों citation patterns में
ये डिफरेंस दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे। कोट, ब्लॉक कोट मतलब बड़ा, समरी और जनरलाइजेशंस में। अगेन यही 8 डिसिप्लिन्स हैं। इस डिसिप्लिन्स में कोट्स कहाँ पे ज्यादा यूज होते हैं, लॉन्ग को शॉर्ट कोट्स कहाँ ज्यादा यूज होते हैं, लॉन्ग कोट्स कहाँ ज्यादा यूज होते हैं, समरी कहाँ पे ज्यादा यूज होती है और जनरलाइजेशन कहाँ ज्यादा यूज होता है, ये इंफॉर्मेशन इस टेबल से निकाला जा सकता है। ओके, तो आपको यहां पर भी पता चल जाएगा कि आपके फील्ड में सबसे ज्यादा क्या यूज हो रहा है, लॉन्ग कोट शॉर्ट कोट यूज हो रहा है नहीं हो रहा, समरी यूज हो रही है नहीं हो रही है, जनरलाइजेशन यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से फिर आप अपने फील्ड में वो चीजें यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है। The table 7.3 shows percentage of each type of citation pattern in each of the discipline in Helland's study. Interestingly, Helland's figure shows that the quotation do not appear at all in the journal's article from science and engineering field. देखो साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड में बायोलॉजी है, देखो कोटेशन क्या है, 0, नहीं यूज कर रहे हैं लोग। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में भी नहीं यूज कर रहे हैं, फिजिक्स में भी नहीं हो रहा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं हो रहा, राइट। तो एक चीज क्लियर हो गया, quotation do not appear at all in the journal articles from science and engineering field. In addition, even though they are more common in the humanities and the social science, there are far greater number of summaries and generalizations. मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि देखो अरे